राधे राधे मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ कहानी को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी ज़रूर दीजिएगा, और कहानी कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। उसकी इस विवशता को उसकी दोनों बेटियां रमा और विभा तो जानती थी, क्योंकि उन किशोरी बालाओं ने वह विवशता अपनी आंखों से देखी थी। मगर लोगों के मुंह पर तो ताला नहीं लगा, और ना ही कोई समाज की सोच बदल सकता है। भारती को अपने माथे की बिंदिया, आग का गोला और पाँव की बिछियां बिच्छू समान डंक मारते प्रतीत होते। एक विधवा के लिए इन चीज़ों का औचित्य ही क्या, मगर अपने बच्चों को पालने और समाज की प्रदूषित नज़रों से और दफ्तर के दायरे में आने वाली भूखी ललायत आँखों से कन्नी काटने के लिए भारती को यह सुहाग के परिचायक धारण करने ही पड़ते थे। एक विधवा के लिए उसका विधवा होना अभिशाप है, मगर उससे भी बड़ा अभिशाप है उसका सुंदर होना, और यही अभिशाप ईश्वर ने भारती को दिया था। कंधे पर पर्स टांगे भारती ने दफ्तर में प्रवेश किया। तब उसके साथी कर्मचारी सारे आ चुके थे। अभी भारती अपनी कुर्सी पर बैठी ही थी कि बगल की कुर्सी से मिस्टर थापक उठकर उसके पास आए और उसकी टेबल पर कोहनी के बल हाथ रखकर खड़े होकर मंद मंद मुस्कुराते हुए भारती से बोले, हेलो भारती। ओ सॉरी मिसेस भारती, आज आप कुछ लेट नहीं हो गई? जी, घर पर कुछ मेहमान आ गए थे। भारती उसकी तरफ देखे बिना ही बोली, आपने बताया कि आपके प्रति दिल्ली सर्विस में हैं, मगर आप उनके पास क्यों नहीं जाती? देखिए, यह मेरा पर्सनल मामला है। हाँ भाई, मगर पर्सनल मामला है। हाँ भाई, मगर एक बात तो मैं आज ही कहूँगा। कौन सी बात? आप भला की खूबसूरत हो। यदि आप शादीशुदा नहीं होती तो आपके सोहर होने का पहला हक हमारा ही होता। आप मुझे काम करने दे थापक साहब। भारती ने उसे झिड़क दी तो वह सकपका कर अपनी कुर्सी पर जा बैठा, मगर भारती को उसकी आंखों में तैरते लाल डोरे स्पष्ट दिखाई दिए। भारती का मन रोज इसी तरह जवाब देते देते उकता गया था, मगर अपनी बच्चियों की परवरिश की खातिर वह इतनी अच्छी नौकरी छोड़ भी तो नहीं सकती थी, और ना ही विधवा की तरह सूनी मांग और माथे के लिए एक अन्य दफ्तर में नौकरी के लिए आवेदन देने गई तो वहाँ के जनरल मैनेजर ने उसे सिर से पांव तक निरखाने के बाद कहा, मैं तुम्हें अपनी पर्सनल सेक्रेटरी की नौकरी दे सकता हूँ, मगर तुम्हें कभी कभी मेरे साथ बाहर भी जाना होगा। तुम समझ सकती हो, तुम जो चाहे वेतन ले सकती हो। मुझे अपनी इज्जत नौकरी से ज़्यादा पसंद है जी। भारती यह कहकर पलटकर उसके कैबिन से जाने लगी, मगर मैनेजर ने उसे रोककर कहा, ठहरो ज़रा, ठंडे दिमाग से सोचो। तुम्हें नौकरी की सख्त आवश्यकता है। इस बला की खूबसूरती पर वैधन्य का शाप तुम्हें कहीं भी इज्जत की नौकरी नहीं करने देगा। इसीलिए मेरी बात मानो, यह नौकरी कर लो। क्षमा कीजिएगा श्रीमान, यदि मेरी सुंदरता मेरी बच्चियों के भविष्य के आड़े आएगी तो मैं इसे तेजाब से फूंक कर ईंटों के भट्टे पर बेगारी कर लूँगी। भारती इतना कहकर एक झटके से बाहर चली गई, मगर तब उसे एहसास हुआ
कि पति भले ही अपनी पत्नी को शराब पीकर मारे या उसका जीवन नरक से भी ज़्यादा भयावह बना दे, मगर उसके होने से जो सुहाग के प्रतीक औरत से जुड़े होते हैं, असल में वही उस औरत के सुरक्षा कवच होते हैं। वरना समाज में भटकते वासना के पुतले उस औरत को औरत भी नहीं रहने दें। तब भारती ने विधवा होते हुए भी सुहाग के प्रतीकों को सुरक्षा कवच मानकर अपना लिया। भारती ने दिमाग को एक झटका देकर पुरानी बातों को बिसारा और फाइलों में मगन हो गई। शाम को कंपनी का बॉस उसके समीप आकर बोला, आज शाम को फ्री हो क्या भारती? क्यों सर? भारती ने पूछा। आज तुम्हारे साथ किसी शानदार होटल में डिनर लेने का मूड है हमारा। क्षमा कीजिएगा सर, मेरे पति दिल्ली से आए हुए हैं। आज मैं और मेरा परिवार उनके साथ ही अपना समय बिताएगा। भारती सकपकाकर बोली। अच्छा, तो कल या परसों? बॉस ने पूछा। नो सर, पहली बात मैं होटलों में जाती नहीं, दूसरी मेरी बच्चियों के एग्ज़ाम हैं, उनके साथ मेरा घर होना ज़रूरी है। भारती ने अपना पर्स उठाकर कुर्सी से उठते हुए कहा तो बॉस अपना सा मुंह लेकर रह गए। भारती अभी अपने घर से कुछ कदमों के फासले पर ही थी। कॉलोनी में रहने वाली एक अधेड़ उम्र की महिला सरोज महाजन उसे रोकते हुए बोली, कहाँ से आ रही हो भारती? दफ्तर से आ रही हूँ चाची, भारती मीठे स्वर में बोली। यह तुम जो श्रृंगार पट्टे करके दफ्तर जाती हो, तुम्हें शोभा नहीं देता? आखिर तुम्हारे पति को गुजरे अभी समय ही कितना हुआ है? भारती, कहीं ऐसा तो नहीं कि दफ्तर में तुम किसी सरोज महाजन के अधूरे वाक्य का आश्रय समझते ही भारती तेजी से अपने घर की ओर दौड़ पड़ी। वह सीधे अपने कमरे में पहुंची और बिलख बिलख कर रो पड़ी। रमा और विभा ने अपनी माँ को इस हालत में पाया तो वह दौड़कर उनके पास पहुंची। विभा भारती के कंधे पर हाथ रखकर बोली, क्या हुआ मम्मी, आप रो क्यों रही हो? हाँ मम्मी, बताइए तो सही, किसी ने आपसे कुछ कहा है क्या? क्षमा भी चिंतित स्वर में बोली। भारती रोती रही तब तक जब तक कि वह स्वयं उसके आंसू थम ना गए। रमा और विभा ने भी उन्हें जी हल्का करने के लिए रोने दिया। फिर रमा एक गिलास पानी भारती की ओर बढ़ाकर बोली, मम्मी, अब हम बच्ची नहीं हैं जो इस रोने का कारण नहीं समझे। जो कुछ सरोज आंटी ने आपसे कहा वह तो हम रोज़ ही सुनते हैं, मगर हमने कभी इसका आपसे जिक्र नहीं किया। हाँ मम्मी, दुनिया जो कहती है उसे कहने दें। आपके आंसू उसकी ज़ुबान पर ताला नहीं लगा सकते, अलबत्ता आपकी ज़िंदगी और हमारे भविष्य पर ग्रहण ज़रूर लगा सकते हैं। ये माथे की बिंदिया और बिछिया सुहागनियों के लिए सुहाग चिन्ह होते होंगे मम्मी, मगर हमारे लिए, इस परिवार के लिए हमारा सुरक्षा कवच है। आप इन्हें अपने से कभी अलग मत होने देना, नहीं तो हमें लगेगा कि हमने सचमुच अपने पापा खो दिए। भारती दोनों बेटियों का मुंह ताकती रह गई। फिर उसने उन्हें कसकर अपने सीने से भींच लिया। तो गाइस, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें।